ऑलराइट, संजीव श्रीवास्तव। संजीव, जून में ये प्रचार जब खत्म हुआ था लोकसभा का, तब हमने जाहिर है ये अंदाजा नहीं लगाया था कि बीजेपी बहुमत के नीचे आ जाएगी, क्योंकि एग्जिट पोल तो सारे कह रहे थे बीजेपी जीतने वाली है 350 400। अब जब नतीजे आ गए उलट, बीजेपी आ गई बहुमत के नीचे और एक बार फिर चुनावी मैदान में मोदी उतर रहे, तो पहले तो ये आपने उनका आज के भाषण, वो रैली के देखे क्या? आपको क्या लगा उनको देखकर? कुछ बदले मोदी लगे या बिल्कुल वही अंदाज लगा? अब मैं मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहता, लेकिन सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि मुझे तो चुनाव से पहले लग रहा था कि बीजेपी नहीं आ रही मेजॉरिटी, बड़ी चुनौती है। एग्जिट पोल वाले दिन भी मैं कह रहा था जिस भी चैनल पे था कि मुझे एग्जिट पोल सही नहीं लग रहे। जो भी जना लगातार जमीन पे घूम रहा था उसको समझ में आ रहा था कि इलेक्शन बदल गया। मैं खुद ये बात लगातार कहता रहा हूं कि अप्रैल के पहले माह तक, पहले सप्ताह तक, जबकि कैंपेनिंग ढंग से शुरू नहीं हुई थी, तब तक मुझे भी यही लगता था, क्योंकि देखिए दिसंबर में जिस तरह से राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में जिस तरह से कांग्रेस को पटकनी दी गई थी, तो मेरा भी ये मानना था कि भाई ये तो बिल्कुल क्लियर वन साइडेड इलेक्शन है। लेकिन जैसे ही घर से बाहर निकले, सबसे पहले राजस्थान में ही, क्योंकि मैं जयपुर में था, तो लग गया कि इलेक्शन बदल गया। और वो नतीजों ने भी दिखा दिया 14 और 11 या शायद ऐसा आंकड़ा है राजस्थान का। तो ये बात सब पे लागू नहीं होती, नंबर वन, कि उनको नहीं लग रहा था इलेक्शन से पहले। अब दूसरी बात यह है कि देखिए, जो हम कह रहे हैं कि जहां जहां कांग्रेस की सरकारें थीं वहां मोदी जी और बीजेपी का जादू चला 2023 दिसंबर के इलेक्शंस में। अब मतलब बहुत लंबी चौड़ी उसकी व्याख्या करें, संजय कुमार जी के पास तो सारे आंकड़े एक वैज्ञानिक ढंग से किए हुए सर्वेक्षण होते हैं और उनकी सारी बातें बहुत गले उतरने जैसी हैं, सबसे सहमत हूं मैं। जो सबसे बड़ी बात हुई है 2024 के इलेक्शन रिजल्ट के बाद, और चूंकि ये चुनाव इतनी जल्दी हो रहे हैं 3-4 महीने में ही, समय बदलेगा, दोबारा स्थिति बदल सकती है, दोबारा सारे समीकरण बदल सकते हैं, दोबारा ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन अभी जो 100-125 दिन के बाद बहुत चेंज की गुंजाइश नहीं है। तो हरियाणा में 5-5 थे और हरियाणा में एक अपने चीफ मिनिस्टर बदल दिया, एक तरह से पूरा फर्नीचर बदल डाला, लेकिन उसका असर नहीं है। सैनी जी उस तरह से नहीं जमीन पे अपने आप को साबित कर पा रहे, और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। तो बहुत सब बातों की पेचीदगी में जाएं उसकी बजाय एक लग रहा है, अब इलेक्शन के रिजल्ट्स क्या आते हैं ये तो मेरे लिए आज कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन आम धारणा ये बन गई है कि बीजेपी हरियाणा में हार रही है, क्योंकि उसके पास उस तरह का चेहरा नहीं है। उधर हुड्डा एंड कंपनी बहुत स्ट्रांग दिख रही है। अब ये आप पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में किस तरह का टकराव होता है, लेकिन हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में ये भी कहना चाहूंगा मैं साथ साथ कि अगर आप त्रिकोण का तीसरा हिस्सा बनती है तब भी वो करीब करीब बराबर नुकसान पहुंचाएगी बीजेपी और कांग्रेस को, क्योंकि बीजेपी का वोटर ज्यादा आपकी तरफ जाएगा। भाई वो जो बनिया वोटर है या जो एक अर्बन वोटर है जो आपकी पॉलिटिक्स से सहमत होगा, जो ट्रेडिशनली बीजेपी का वोटर है, मुझे लगता है आप पार्टी अगर अलग लड़ती है और त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो हरियाणा में ज्यादा बीजेपी को नुकसान होगा बनिस्बत कांग्रेस के, क्योंकि कांग्रेस का इस समय रूरल वोट ज्यादा हो गया। तो खैर ये सब कयासबाजी है, आज का विश्लेषण है, अभी क्या लग रहा है, स्थिति बदल सकती है। लेकिन आज एक बात और जो आपने कही उसके उत्तर में, क्योंकि जो प्रधानमंत्री के भाषण लोकसभा चुनाव में होने लग गए थे, जिस तरह की वो भाषा बोल रहे थे, थोड़ा एक बोरियत सी हो गई थी। तो कम से कम व्यक्तिगत तौर पे मुझे आज का हरियाणा का और डोडा का दोनों भाषण सुन के काफी मजा आया। पॉलिटिकल भाषण थे लेकिन एक ताजगी सी लगी, क्योंकि बीच में हम बिल्कुल थक से गए थे मोदी जी को सुन सुन के, लगातार कार्पेट बॉम्बिंग हो रही थी, रोज 4-4, 5-5 भाषण लोकसभा कैंपेन में, तो वो एक अति सी हो गई थी, है ना, हर चीज की अति बुरी है। तो आज बड़े दिनों बाद उनका पॉलिटिकल स्पीच इस तरह की सुनी, लगा कुछ पुराने तेवर हैं, लेकिन ये दोनों राज्यों में बड़ा कठिन दिखता है बीजेपी के लिए, क्योंकि जो ऑड्स हैं, जो जमीनी इक्वेशंस हैं, जैसे महिमा ने भी बताया कि वहां पे आप 45 में से 19 उम्मीदवार खड़े कर पा रहे हो वैली के अंदर, कश्मीर घाटी में। वो उसका दूसरा पहलू ये है कि वहां पे बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं
जिनको पीछे से शायद बीजेपी सपोर्ट कर रही है, मतलब जो बीजेपी के प्रॉक्सी कैंडिडेट्स हैं या बीजेपी को सूट करता है, क्योंकि बीजेपी की लड़ाई वहां पे एनसी और पीडीपी और कांग्रेस से, तो जो उनको हराने में सक्षम होगा उसके साथ वो खड़े हो जाएंगे, जैसे कई जगह बीजेपी को हराने के लिए बाकी सब दल लामबंद हो जाते थे। बट अभी अपेरेंटली ऐसा लगता है कि ये राउंड ऑफ असेंबली इलेक्शन जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों बीजेपी बैकफुट पे। अब कोई स्थिति बदल जाए आने वाले हफ्तों में बात अलग है, बट आज अगर कोई आप कह दें कि नहीं बोलिए क्या लगता है, तो मुझे तो दोनों जगह हाथ में लगता है। अब ये 4 स्टेट्स हैं संजीव, अभी फिलहाल ये खत्म होंगे, उसके बाद आ जाएंगे महाराष्ट्र और झारखंड। इन चारों में कितना कुछ बीजेपी का, मोदी का या कांग्रेस का दांव पर लगा हुआ है? अभी तो सब कुछ बीजेपी का ही दांव पे लगा हुआ है। देखिए, क्योंकि महाराष्ट्र में भी उनकी सरकार है, झारखंड को मैं पॉलिटिकली, मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बड़ी ऐसी बातें होती है, लेकिन मैं सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्शन इन सब इलेक्शंस में, जम्मू कश्मीर का अपना एक स्ट्रेटेजिक महत्व है, लेकिन पॉलिटिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट राज्य है महाराष्ट्र का, और सेकंड नंबर पे हरियाणा का। तो और ये दोनों स्टेट्स में बीजेपी की हालत कमजोर है। महाराष्ट्र का तो देखिए, पूरा लोकसभा इलेक्शन एक तरह से महाराष्ट्र ने बदला, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ, मैं वहां पे बहुत घूमा लोकसभा चुनाव में, और वहां पे ये बात हो गई कि ये जो बीजेपी का, अब तो इन दिनों तो नहीं आया वो जुमला, लेकिन पहले था ना, घर में घुस के मारेंगे, तो वो घर में घुस के अपनी ऑपोजिशन पार्टीज के लोगों को मार रहे हो। एनसीपी को तोड़ दिया, न सिर्फ तोड़ दिया बट कि उसका सिंबल भी दे दिया इलेक्शन कमीशन के जरिए, उसका ऑफिस भी दे दिया। सिमिलरली सेना का दादर भवन बाला साहब ठाकरे का, और वो उद्धव ठाकरे से लेके शिंदे को दे दिया। इसका ये जो एक अति हुई ना, कि बस माई वे और हाईवे, कि जो हम चाहेंगे वो कर सकते हैं, और कर दिया उन्होंने, उसका जनता में रिएक्शन था, वो मेरे ख्याल से अभी तक बना हुआ है काफी हद तक। अब मैं जरूर जाऊंगा महाराष्ट्र इलेक्शन में घूमने, लेकिन फिलहाल तो मुझे लोकसभा का ही हैंगओवर है इन टर्म्स ऑफ जानकारी। हालांकि मैं पिछले महीने भी बॉम्बे था 3-4 दिन, तो अभी मुझे नहीं लगता कि वहां पे जमीनी सिचुएशन बदली है, और कांग्रेस अपस्विंग पे है। हैरानी की बात महाराष्ट्र में, मतलब नुकसान एनसीपी और शिवसेना को ज्यादा हुआ, लेकिन कांग्रेस के भी एक ट्रेडिशनल जो वोटर है वो महाराष्ट्र में वापस खड़ा हो गया। अब देखिए आप अशोक चौहान की क्या हालत हो रही है, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में परेशान है। तो अभी कांग्रेस छोड़ने वाले मुश्किल में है, और मैं लगातार कह रहा हूं, ये बात हम सितंबर में कह रहे हैं, हो सकता है अक्टूबर तक जारी रहे, हो सकता है नवंबर में स्थितियां बदल जाएं, दिसंबर में। ये तो जनता का मूड बदलते हुए टाइम नहीं लगता। मैं खुद कह रहा हूं, अप्रैल फर्स्ट वीक में मैं खुद मानता था कि 100% 300, 350, 350 बीजेपी की आ रही है, लेकिन एक बार बाहर निकले, जनता का मूड देखा, समझ में आ गया कि खेल तो हो गया, तो अब वो वापस से खेल फिर बदल सकता है। तो ये आज की बात है, ज्यादा से ज्यादा हम इस हफ्ते 10 दिन का समीकरण कह सकते हैं। ओके।